ऑलराइट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर हमें ये याद रखना है कि ये थ्योरी, पहले तो हमें पता है सारे ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेट, ये लिख लेंगे. डीजेनरेट मींस इक्वल इन एनर्जी या सिमिलर इन एनर्जी. कोई भी ऑर्बिटल अगर डीजेनरेट होता है तो माने उसकी एनर्जी सिमिलर है. तो जो 5d के ऑर्बिटल्स हैं, 5d के ऑर्बिटल्स हैं, ये पांचों के पांचों सिमिलर एनर्जी के होते हैं. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इनमें से आके किसी पे भी ऑक्यूपाई कर सकता था, पर उसको हम दिखाते हैं ऐसे, है ना. एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो किसी में भी ऑक्यूपाई हो जाएगा, डीजनरेट. इनका एनर्जी, अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं तो एक एक्सिस बनाता हूं, एनर्जी बनाता हूं कि एनर्जी ऊपर बढ़ रही है. अब यहाँ पे एनर्जी के लेवल पे ये सारे सेम है, तो दैट मीन्स ये सिमिलर एनर्जी. अब डी ऑर्बिटल के अंदर मैंने पहले भी बताया था, डी ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर अलग अलग डिवाइडेड है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स. ये तीनों तो प्लेन्स पे है, प्लेन्स के अलॉन्ग है. और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये एक्सिस के अलॉन्ग. तो इन दोनों में ज्योमेट्री का डिफरेंस है. ये तीनों प्लेन्स पे आते हैं और ये दो एक्सिस पे आते हैं. अब होता क्या है, जब डी ऑर्बिटल मेटल की है, ऑब्वियसली जो सेंट्रल मेटल होगा, कोबाल्ट या निकल या कोई भी मेटल है, उसका डी ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो डी ऑर्बिटल पहले तो सेम एनर्जी पे होगा, पर लिगेंड के आने से लिगेंड अपनी मैग्नेटिक फील्ड लगाता है. लिगेंड क्या लगाता है? मैग्नेटिक फील्ड. और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये पहले तो हायर एनर्जी पे चले जाते हैं. 5 के 5 हायर एनर्जी पे रिपल्शन की वजह से. अगर रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो ये हायर एनर्जी पे चले गए ड्यू टू रिपल्शन. अब रिपल्शन होने के बाद दे टेंड टू स्प्लिट, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये स्प्लिट होते हैं. 3 नीचे चले जाते हैं, 2 ऊपर. और 3 कौन से होंगे? प्लेन्स वाले, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स. प्लेन्स पे ज्यादा रिपल्शन हो रही है तो वो नहीं, सॉरी, प्लेन्स पे कम रिपल्शन हो रही है तो उनकी एनर्जी कम हो गई. और जो हमारे एक्सिस है उस पर रिपल्शन ज्यादा हो रही है तो वो हायर पे चले गए. तो 2 ऊपर चले गए, 3 नीचे. तो इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल. तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल में जो ये 3 नीचे आते हैं इन्हें हम बोलते हैं T2G, जिनमें 3 होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स. और जो हाइयर शेल पे जाते हैं उन्हें बोलते हैं EG. तो T2G और EG के बीच में एक गैप है. ये गैप किससे डिटरमाइन होता है? दिस इज डिटरमाइंड बाय द लिगेंड. और लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा डिफरेंस कर देगा, गैप कर देगा. ठीक है, इसको इसीलिए हम बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी. इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी. हेलो, हाँ जी. स्प्लिटिंग एनर्जी. तो स्प्लिटिंग एनर्जी लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि लिगेंड कितना उसको स्प्लिट कर सकता. ठीक है, अब पॉइंट इज दिस कि सपोज डी की कंफिग्रेशन है 4, D4 है. ठीक है, वो ऑब्वियसली कोबाल्ट की, निकल की, या जिसकी भी कंफिग्रेशन है, मैंगनीज की सपोज D4 है, तो उसके डी ऑर्बिटल में पहले 4 इलेक्ट्रॉन रहते थे. वो 4 इलेक्ट्रॉन पहले हायर एनर्जी पे गए और अब उनके पास स्प्लिटिंग हो गई. स्प्लिटिंग होने के बाद या तो 3 तो नीचे जाएंगे, लोअर एनर्जीज आर फिल्ड फर्स्ट. ये हमने 11th में पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड ऑफ बॉ रूल, कि लोअर एनर्जी पहले फिल होते हैं और फिर हायर पे जाते हैं. तो लोअर तो फिल हो गया. अब इसके बाद हायर, तो ये है. और एक और रूल है जो कहता है सिंगली फिल होने के बाद हमारा डबली फिल होगा, वो है हुंज रूल, है ना. तो अब पॉइंट इज दिस कि क्या ये ऊपर जाए या ये पेयर करे. तो 4th इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले ऐसे ही भरेंगे विदाउट एनी डाउट. जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां जाए? तो 4th इलेक्ट्रॉन के पास एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी. और 4th इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लोअर एनर्जी, जो वो काम करते हैं जिसमें एनर्जी कम से कम लगती है. ठीक है, अब
फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है। अब उसे ये देखना पड़ेगा कि किसमें पैसा कम लग रहा है, ऊपर जाने में पैसा कम लग रहा है या पेयरिंग में कम लग रहा है। जिसमें कम लगे कंजूस है वो, तो स्प्लिटिंग में अगर कम लगेगा पेयरिंग से तो स्प्लिटिंग अकर्स, तो दैट मीन्स वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विल गो टू Eg और कॉन्फ़िगरेशन हो जाती T2G3 Eg में 1। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो इलेक्ट्रॉन हायर में जाएगा, 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम दिखाएंगे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका है T2G के ऊपर 3 Eg की 1। अगर ऑन द अदर हैंड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा और पेयरिंग कम, तो इलेक्ट्रॉन विल गोज टू Eg T2G। हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन T2G। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगी T2G4 Eg0, राइट। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि स्प्लिटिंग ज्यादा है पेयरिंग से या पेयरिंग से स्प्लिटिंग कम है? इसको हमने ऑब्जर्व किया है, मेजर किया है। तो अब ऑब्जर्वेशन के बाद जो लिगेंड्स के अंदर स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है और पेयरिंग ज्यादा होती है, उन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन्हें बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड, जिनकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। हाँ, और जिनके अंदर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, देखो फील्ड, अब वर्ड भी समझ आ रहा है कि व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड विच इज अ वीक फील्ड। जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वो स्प्लिट ज्यादा हायर एनर्जी पे करेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कराएगा और उसमें पेयरिंग होगी क्योंकि स्प्लिटिंग में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो वीक फील्ड में स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होगी और वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं। तो दिस थ्योरी नाउ एक्सप्लेन व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, व्हाट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, जो वीबीटी नहीं बता रहा था। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि व्हाट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो नाउ यू कैन एक्सप्लेन in which splitting energy is greater than pairing energy, तो strong field, इसमें splitting energy is less than pairing energy, that is a weak ligand. This is the explanation of crystal field theory. ये सारा लिखा हुआ है मॉड्यूल में यहाँ पे। हाँ, वो ऑर्बिटल को दूर कर देगा। हाँ, T2G और Eg। अच्छा, ये सब ये लिखा फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन देयर आर 2 पॉसिबल पैटर्न्स, ठीक है, और ये 2 पॉसिबल पैटर्न्स थी। और व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, व्हाट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, वो हमने यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में दे दिया। तो वीक फील्ड लिगेंड और व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अच्छा, उसके अलावा ये वही पॉइंट है। हाँ, ऊपर अब हमने ये भी मेजर किया कि किसमें स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होती है, किसमें सबसे कम। इस सीरीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट से भी और हमारा सीबीएसई के पॉइंट से भी। अब बात याद है कहाँ पे वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का गैप आता है। तो वाटर तक हमारा वीक फील्ड मानते हैं हम, पर वो रिलेटिव भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो वीक फील्ड यहां तक हम श्योरिटी से कह सकते हैं इसके पीछे वाले वीक फील्ड है, ठीक है। इसके आगे वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो CN, CO, NH3 ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड। अच्छा, और ये पैटर्न यहाँ पे बुक में कुछ इस तरीके से दिया है, जो हमने ऑर्बिटल्स में तोड़ा हुआ है, इन्होंने उनको लाइंस में दिखाया है। अच्छा, एक और खास बात देखें, स्प्लिटिंग एनर्जी।
हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक ही बात है, जिसे बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी ये थी, ओवरऑल एनर्जी ये थी जब वो हायर एनर्जी पे आ गया था, है ना। तो इसमें स्प्लिटिंग एनर्जी कितना बढ़ती है और कितना कम होती है इसकी बात करें तो ऊपर जो 2 ऑर्बिटल जाते हैं वो 3/5 ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी से ऊपर जाते हैं, और जो नीचे जाते हैं वो 2/5 ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी से नीचे जाते हैं, सच दैट टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूं जो 2 ऑर्बिटल जाते हैं उनकी एनर्जी कितनी ऊपर होती है देन दी ओरिजिनल लेवल। इस लेवल को कुछ बोलते भी है, क्या बोलते हैं इस लेवल को? बोलते हैं बेरी सेंटर। हाँ, तो बेरी सेंटर जो है उससे कितना ऊपर जाता है ईजी का लेवल 3/5 ऑफ दी होल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो 2 ऑर्बिटल 3/5 से ऊपर जाते हैं और 3 ऑर्बिटल 2/5 से नीचे आते हैं। ठीक है, याद रहे ये जो हमने पूरा डायग्राम बनाया इट इज फॉर ऑक्टाहेड्रल, सीबीएसई में सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का है। ठीक है, पर अगर ये टेट्राहेड्रल का होता तो टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर चला जाता और EG नीचे, क्योंकि उसके अंदर रिपल्शन हमने ये देखा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक्सिस पे रिपल्शन कम लगती है और प्लेन्स पे ज्यादा, इसीलिए उसका ज्योमेट्री का डिफरेंस आता है। हाँ, ये ऑक्टाहेड्रल तो आ ही रहा है और टेट्राहेड्रल हमारा लाइन लिखी हुई है, बट उसमें डिफरेंस क्या करना है बस ये कि ये स्प्लिट उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, स्प्लिटिंग एनर्जीज उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, इजी वाला जब उल्टा करेंगे ऑक्टाहेड्रल में, हाँ 2/5 एनर्जी से वो नीचे आ गया। नहीं, एनर्जी है ना, मतलब यहां से यहां आने में उसने कितनी एनर्जी लूज कर ली इस पूरे स्प्लिटिंग एनर्जी का 2/5। ये एनर्जी है, सपोज ये 100 जूल एनर्जी है। हाँ हाँ, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रही तो उस हिसाब से। ठीक है, तो ये हम हाँ हाँ ये था। अगर टेट्राहेड्रल है तो मैं बता रहा हूं दोबारा, T2G ऊपर जाएगा और EG नीचे आएगा, फिर ये एनर्जीज भी चेंज होंगी। नीचे हमेशा अब 2 के साथ हमेशा 3/5 जाएगा और 3 के साथ हमेशा 2/5। उसमें ये सेम रहेगा यही बात, पर उसमें तीसरे इलेक्ट्रॉन पे बात आएगी, क्योंकि यहाँ पे 4th पे आ रही थी 1 2 3, वहां पे 2 के बाद 3rd इलेक्ट्रॉन। हाँ, पहले EG पे। ऑलराइट, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कुछ ऐसी चीजें बता पा रही है जो VBT नहीं बता पा रही थी। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड बता पा रही है साफ। हाँ, कलर पे आएंगे अब। तो दूसरी चीज ये कलर बताएगी, तो हम कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज द नेक्स्ट टॉपिक, पूरा इसकी बात करें। तो पॉइंट इज दिस कि एक जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस है वो बहुत अलग अलग कलर दिखाते हैं, ये हमने देखा है। तो वो कलर क्यों दिखाते हैं? तो पॉइंट इज दिस, अगर जैसे एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हमारा इस बीकर में है तो ये कलर क्यों दिखा, सपोज इट इज शोइंग वॉयलेट कलर या पिंक कलर या कुछ भी कलर, ये कलर दिखता क्यों है? जब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, कौन सी लाइट? विजिबल रीजन। तो विबग्योर की लाइट जब इस पे पड़ रही है तो हो क्या रहा है, ये कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अपने पास इसने सपोज रख लिया, इसने रख लिया अपने पास ब्लू ग्रीन रख लिया, तो ब्लू ग्रीन को रखने के बाद बचा क्या? BI, हाँ GYOR है ना, जी भी हट गया, तो बचा YOR। तो ये जो कलर मिला के दिखाएंगे, सपोज ये रेड दिखाते हैं या रेडिश कलर दिखा रहे हैं, तो पॉइंट इज दिस कि अगर कुछ कलर्स वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो बाकी कलर्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर एब्जॉर्ब वी आर एबल टू ऑब्जर्व। तो ये जो कलर्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, हाँ बचे हुए। तो ये थ्योरी है कलरिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सरफेस केमिस्ट्री में भी कलर का रीजन आएगा, कोलॉइड में वो अलग रीजन है, वो स्कैटरिंग से करता है, ठीक है। और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स का रीजन है ये है कि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी बचे दिख जाते हैं, ठीक है। तो कलर
यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में अलग है, सरफेस में अलग है, ये याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। दूसरी बात, ये कलर पता कैसे चलेगा या इसका रीजन क्यों है कि ये एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है, तो इसका सबसे सिंपल सा रीजन है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कह रहा है वाई इज TiH2O होल 6 3+ वॉयलेट इन कलर, क्वेश्चन पूछ लिया। तो हम इसके अंदर पहले इसके CFT कर देते हैं। हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल तो वैसे ही हमने अभी अभी सीखा है। तो टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम इज 21 22 राइट। तो 4s2, आर्गन 4s2 3d2, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू +3, तो x कम्स आउट टू बी +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो Ti3+, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना। अच्छा Ti3+, वो हमने पूरी ज्योमेट्री का एक टेबल बना हुआ है, देखो उसमें लिखे हुए हैं सारे शेप्स बनी हुई है, देखो, और हाइब्रिडाइजेशन भी लिखी है इससे पहले पहले। ऑक्टाहेड्रल है या नहीं ऐसे पता चलता है, देखो ये लिखी हुई। पॉलीहेड्रॉन में लिखा होगा, ये रहा, है ना। तो इसमें हमें पता है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा ऑक्टाहेड्रल होता है। 4 पे टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, 4 पे स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है, 5 पे ट्राइगोनल प्लानर और 5 पे स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है। ठीक है, अब ये तुम ये भी याद रख सकते हो कि ये वाला वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, दोनों में चलता है, ऑक्टाहेड्रल ही रहता है। टेट्राहेड्रल होता है विद वीक फील्ड लिगेंड और स्क्वायर प्लानर होता है विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से पता चला कि ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल ही है। क्या डेंसिटी 1 है ना सब, H2O होल 6 है ना ये वाला। डेंसिटी क्या होता है, साइट ऑफ अटैचमेंट। यही तो यही डाइडेंटेट है, और वाटर तो यूनिडेंटेट है ना, लिगेंड होता है ना डेंसिटी, तो वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर था ना। नंबर ऑफ लिगेंड 6 वाटर के, और वो यूनिडेंटेट है, तो 6 हुआ ना कोऑर्डिनेशन। डाइडेंटेट के एग्जांपल बताए हैं जिनके अंदर 2 डोनर एटम होते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब x ये +3 है, टाइटेनियम +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे 4s से और एक निकलेगा 3d से। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी कंफिगरेशन बची आर्गन 3d1 राइट। तो अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज टाइटेनियम H2O होल 6 वॉयलेट इन कलर। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये बोल सकते हैं कि इसकी कंफिगरेशन है 3d1 मान लेते हैं। चलो तुम बनाना चाहो इसके अंदर डायग्राम तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, वी नो ऑक्टाहेड्रल है तो ऊपर जाएंगे, हायर एनर्जी पे जाता है पहले मान लेते हैं, हायर से फिर वो स्प्लिट होता है इनटू, ऊपर जाएंगे 2, नीचे जाएंगे 3। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम मैं इसके नंबर भी काट सकता हूँ अगर मैं एनर्जी का एरो ना बनाऊं। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम है तो हम दिखाएंगे कि ये लोअर एनर्जी पे था, फिर ये हायर पे है, ये सबसे हायर पे है, ये इससे लोअर है, पर ये इससे लोअर नहीं होगा। ठीक है, अब पॉइंट इज दिस कि ये डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, वैसे तो वो हमेशा नीचे ही रहेगा राइट यहाँ पे, तो T2G हम बोलेंगे द कॉन्फ़िगरेशन। ये बनाना चाहो तो वेल एंड गुड, नहीं बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 नंबर में है तो बनाने का सोच सकते हो, 1 नंबर में है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जो मैं लिख रहा हूँ। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज T2G1 इज T2G1, और इससे सिंपल डायग्राम एनसीईआरटी ने बना रखा है,
वो ये बना। T2G में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो T2G का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर शेल में जाएगा, जो कलर वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखेगा। सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो हम बोलेंगे T2G1 द इलेक्ट्रॉन नहीं डज नॉट एब्जॉर्ब, द इलेक्ट्रॉन absorbs color, the light of the visible region, light of the visible region to get excited from T2G to EG. Complex appears violet because violet is complementary to the colors absorbed by the compound। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, माने उसको छोड़कर बाकी सब एब्जॉर्ब हो गया, वॉयलेट को छोड़कर बाकी सब एब्जॉर्ब हो गया। तो ये हमारा रहेगा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दिस ऑन हीटिंग रेंडर्स इट कलरलेस। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको हीट करने से ये कलरलेस क्यों हो जाता है, वाई। तो इसका आंसर क्या दो? नहीं, ठीक है। द थिंग इज इस कॉम्प्लेक्स में ये आंसर लिखेंगे। देखो अभी हमने ऊपर देखा, ये वही कॉम्प्लेक्स है जो ऊपर था TiH2O6, और कलर का रीजन क्या था ऊपर में कि स्प्लिटिंग हो रही थी और स्प्लिटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा था। अब यहाँ पे कलर अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा दैट मीन शायद स्प्लिटिंग नहीं हो रही। और स्प्लिटिंग क्यों नहीं हो रही? स्प्लिटिंग होती है ड्यू टू लिगेंड, शायद लिगेंड चला गया। हीटिंग से पानी चला जाएगा, पानी लिगेंड था, लिगेंड गया, स्प्लिटिंग गई तो वो एक्साइट होने के लिए उसके पास जगह ही नहीं है, और वो फिर एब्जॉर्ब क्या करेगा? लाइट, कुछ नहीं, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस कि ऑन हीटिंग water is lost, which on heating water is lost from this complex, which was also a ligand, ठीक है। लॉस ऑफ लिगेंड लीड्स टू लॉस ऑफ स्प्लिटिंग, क्योंकि लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग होती है, लीड्स टू लॉस ऑफ स्प्लिटिंग विदाउट, अच्छा, एज देयर इज नो स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैव नो हायर शेल टू जंप टू, एब्जॉर्ब करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स डोंट हैव हायर ऑर्बिटल टू जंप and does not absorb any radiation, तभी स्प्लिटिंग होती है। हाँ, स्प्लिटिंग का रीजन क्या था? जो डी ऑर्बिटल अभी पीछे किया था, वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थी ना, लिगेंड की वजह से थी, क्योंकि लिगेंड स्ट्रांग होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा, लिगेंड वीक होगा तो कम, लिगेंड है ही नहीं तो स्प्लिटिंग ही नहीं, डीजनरेट रहेगा, तो डज नॉट एब्जॉर्ब। ऑलराइट,
ठीक है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा सकते हैं। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट है और कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O ब्लू है, वाई? Water acts as a ligand or water will provide for the splitting energy. H2O is ligand, right? In CuSO4 dot 5H2 because it is like Cu, it is like Cu H2O whole 4 SO4 dot H2O. एक वाटर बाहर है और चार अंदर, चार कोऑर्डिनेटेड है और एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और चार लिगेंड है, ठीक है। ये एक्चुअल फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट का, ठीक है। अब अगर हम बात करें हियर वाटर प्रोवाइड्स द स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द डी ऑर्बिटल, splitting energy for d orbital, which allows excitation of electron, allows for excitation of electron, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ वाटर देयर इज नो कलर, वाटर देयर इज नो स्प्लिटिंग, so no color. राइट, ये बात क्लियर है, नोट करना है। नेक्स्ट, हाँ अच्छा, नेक्स्ट इज, अब ये वाला देखो, ये भी और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बोर्ड में आया भी हुआ था। देखो ये निकल का कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर हम धीरे धीरे इथेन 1,2 डायमीन डाल रहे हैं और कलर देखो चेंज हो रहा है। पहले कलर था ग्रीन पहले कॉम्प्लेक्स, फिर हुआ पेल ब्लू, फिर हुआ ब्लू और फिर हुआ पर्पल। तो ये कलर चेंज क्यों हो रहा है? हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन? अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि व्हेन लिगेंड इज एडेड सक्सेसिवली तो कलर चेंज क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या दोगे? क्वेश्चन ही आ सकता है, द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल चेंज कलर व्हेन इथेन 1,2 डायमीन इज एडेड सक्सेसिवली फ्रॉम ग्रीन ब्लू, या फिर ये रिएक्शन दे रखी होगी और बोला हुआ एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, तो क्या बोला? लिगेंड तो है ही, दोनों साइड है ना, तो कलर क्यों चेंज होता है? कलर होता है स्प्लिटिंग की वजह से, ये सुनो, कितना इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ वो लोअर से हायर जाने। हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ होती है ना, और हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग एब्जॉर्ब क्यों हो रही है? क्योंकि अलग अलग लिगेंड आ रहे हैं। लिगेंड बदलने से हर एक लिगेंड की अपनी स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, जो वाटर की है वो उसकी तो नहीं होगी, इथेन 1,2 डायमीन की। तो T2G EG के बीच में जो गैप है वो चेंज हो रहे हैं, और वो चेंज होंगे तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए ऊपर जाने के लिए वो भी चेंज होगी, और वो चेंज होगी तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो कलर चेंज होगा। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? वी कैन एक्सप्लेन दैट every ligand has its own splitting energy, so a change in ligand also changes the overall splitting energy, changes the splitting energy, which leads to change in absorption of wavelength and frequencies by the
electrons leading to change in color. Leading to change in color. सिंपल, समझ आ रहा है? नहीं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कलर चेंज भी बता रहा है, कलर है क्यों नहीं है ये भी बता रहा है. तो दिस कंप्लीट्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. पर इसकी कुछ अजम्पशन, इसके भी कुछ लिमिटेशन है. पहला, ये मानता है कि लिगेंड जो है पॉइंट चार्जेस है और अनायनिक लिगेंड की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए. वैसे तो अनायनिक लिगेंड सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करने चाहिए, हाँ या ना? पर अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें, अनायंस वीक हैं और न्यूट्रल वाले स्ट्रॉन्गर है. तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एनायंस हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए थे, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी माइनस चार्ज है. तो नेगेटिव फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग होनी चाहिए ज्यादा, पर उनकी स्प्लिटिंग कम है. ये बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. ठीक है. उसके अलावा कभी कभी ये जो भी बॉन्ड्स हमने डिस्कस करे, इनके अंदर सारी जगह पे हम ये दिखाते हैं कि लिगेंड के जो लोन पेयर्स हैं वो पूरे के पूरे आ जाते हैं. दैट मीन्स गेन और लॉस दिखाते हैं. तो काइंड ऑफ लाइक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम आयनिक नेचर से ज्यादा रिलेट करते हैं एज कंपेयर टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कोवलेंट करेक्टर भी होता है बॉन्डिंग में, पर वो कोवलेंट करेक्टर को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कोई अकाउंट नहीं दिया. कहीं पे बताया है कि यहाँ पे दोनों में शेयरिंग हो रही है? नहीं. मतलब कि लिगेंड और मेटल दोनों का ही फायदा हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, ऐसा नहीं. तो ये थोड़ी थोड़ी वीकनेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक और थ्योरी है, दैट इज लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ठीक है. ये दोनों थ्योरीज बियॉन्ड द स्कोप है, यानी कि वो केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर हायर लेवल पे ही पढ़ाएंगे. अभी पढ़ाने का कोई उसका पॉइंट नहीं. ठीक है. तो अब आते हैं बॉन्डिंग इन दी मेटल कार्बन. लास्ट मेटल कार्बोनाइल को एक अलग टॉपिक मिला हुआ है. क्यों मिला हुआ है? कि मेटल ठीक है. तो मेटल कार्बोनाइल में बॉन्डिंग कुछ अलग तरीके से. मेटल कार्बोनाइल के अंदर एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड में पूछा जाता है. मेटल कार्बोनाइल की बॉन्डिंग में वैसे हम अभी तक ये देखते हैं कि जो लिगेंड होता है, जैसे कार्बोनाइल हमारा लिगेंड है और मेटल हमारा सेंट्रल एटम है, तो अभी तक हम ये देखते हैं कि सेंट्रल एटम को लिगेंड लोन पेयर देता है ना, और वो अपने डी ऑर्बिटल में वो रख लेता है. पर यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मेटल भी कुछ दे रहा है लिगेंड को. तो ये एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है. तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले मेटल का कार्बोनाइल के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इट इज ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ द लोन पेयर ऑफ द लिगेंड टू द मेटल. तो जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड. ठीक है. पहला बॉन्ड जो होता है जो जेड एक्सिस के अलोंग पाया जाता है, जेड एक्सिस के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, वो सिग्मा बॉन्ड होता है. ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है. इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो लाइन जा रही है उसके अलोंग जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है. अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें, ये देखो ये दो न्यूक्लियस हैं, इन दोनों के बीच में जो एक्सिस जा रही है ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बनता है. पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो बनते हैं परपेंडिकुलर टू दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. तो ये होते हैं पाई बॉन्ड. ठीक है. तो पाई बॉन्ड भी बन रहा है इसमें, और वो पाई बॉन्ड मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कार्बन के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रही है. एंटी बॉन्डिंग क्या है, पाई स्टार क्या है, ये चैप्टर 4 क्लास 11 का कंसेप्ट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आता है. अभी उसको एक्सप्लेन नहीं करना क्योंकि इतना पॉइंट हमें इसका बस एक मेंशन करना है. एंटी बॉन्डिंग, हाँ, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाता है, वो खाली होता है एक ऑर्बिटल. ऑर्बिटल माने रूम्स जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और कौन सा खाली होता है, कार्बन के ऊपर एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार. तो मेटल अपना एक पाई बॉन्ड बनाता है बाय डोनेटिंग लोन पेयर टू कार्बोनाइल. कार्बोनाइल को कार्बन मोनोऑक्साइड बोला हुआ है,
जस्ट टू कंफ्यूज यू, ऐसा कुछ नहीं है, इसको कार्बोनाइल भी बोल सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हो। तो दो तरह के बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, वो कैसे बनता है, दूसरा पाई बॉन्ड, वो कैसे बनता है। दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि दोनों को फायदा हो रहा है, तो ये सिनर्जिक इफेक्ट है, स्ट्रेंथनिंग बिटवीन, स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, क्योंकि कार्बोनाइल न्यूट्रल है तो इन सब में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, निकल 0 होगा, आयरन 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें। और इनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी बिल्कुल सिंपल शेप लेते हैं, जैसे चैप्टर 4 में कार्बन के लेते थे। कार्बन का 4 होता है तो टेट्राहेड्रल, फास्फोरस में 5 होता है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 होता है तो ऑक्टाहेड्रल, 2 ऑक्टाहेड्रल को जोड़ दे तो ये बन गया हमारा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 ऑक्टाहेड्रल को जोड़ा है, पर यहाँ पे 3 तरह से बॉन्ड को जोड़ा है ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल। तुम अगर सिर्फ एक पे ध्यान दो तो ये ऑक्टाहेड्रल है ये, ठीक है, और इस पे ध्यान दो तो ये भी ऑक्टाहेड्रल है, बस ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, 5 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 4 के लिए टेट्राहेड्रल और 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल तो है ही। तो दिस इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, इट इज अ सेपरेट टॉपिक जो हम कर सकते हैं, ठीक है। और यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिलीटेड इस टाइम, तो करने की जरूरत नहीं, ठीक है।